नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान पर जो हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, वो दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि खैमनई के सफाए के बाद यह पूरा जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये और भी विस्तार लग रहा है, इसका होता जा रहा है और ये आगे चलकर और भी ज्यादा जो है बड़ा स्वरूप लेने वाला है। साथियों, जहां ईरान ने जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जितने भी उधर के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, गल्फ खाड़ी वाले देश हैं, उनके जो पानी शुद्धिकरण के लिए जो यंत्र लगाए गए थे, जो प्लांट्स लगाए गए थे, जो समुद्र का पानी ले करके उसको शुद्ध करके और फिर इन देशों को पीने योग्य ये लोग बनाते थे, उस प्लांट्स को ही यहाँ पर उड़ा दिया है। अब यहाँ पर आज जो सामने आया है उसमें यह है कि यहाँ पर नए जो है वो जो मुख्य यहाँ पर जैसे खैमनई थे, जो सर्वोच्च नेता थे, वो यहाँ पर उनके बेटे को चुन लिया गया है और कल उनके बेटे का पहला भाषण निकल कर आया, जो उन्होंने सर्वोच्च नेता बनने के बाद में अपनी पहली स्पीच दी। और इनको माना जाता है कि ये खैमनई से भी खतरनाक है, ये उनसे भी ज्यादा कट्टर वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या क्या ये घटनाएं हुई हैं और क्यों जो है ये और भी जो है कि समस्या गहराती जा रही है। साथियों, अगर आप न्यूज पर नजर डालें तो ईरान टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल वार्न रीजन कुड गो डार्क इफ यूएस स्ट्राइक पावर ग्रिड। यहाँ पर न्यूज निकल कर आई कि अमेरिका जो है वो ईरान के पावर ग्रिड, यानी कि जहां से बिजली की सप्लाई पूरे ईरान में होती है, उन सप्लाइयों को ही ध्वस्त करने वाला है। तो इस पर ईरान ने बयान दिया कि अगर हमारे सप्लाइयों को ध्वस्त किया जाएगा तो हम रिटेलिएट करेंगे और गल्फ में पूरा अंधेरा छा जाएगा। हम जो है कुछ चंद मिनटों के अंदर जो है वो पूरे गल्फ को जो है कि अंधेरे में ढकेल सकते हैं। साथियों, इन्होंने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व में पूरा अंधेरा छा जाएगा। ईरान की चेतावनी का अर्थ यह है कि यदि अमेरिका या फिर इजराइल, इन दोनों में से कोई, जैसे इजराइल ने ईरान के जो जहां पर उसने तेल को स्टोर करके रखा था उस रिफाइनरी पर ही यहाँ पर हमला कर दिया, और जिसके बाद में आप सभी ने वो दृश्य देखा था, कितना भयावह था। तो उसी तरीके से ईरान को फिर डाउट है, ये न्यूज निकल कर आ रही थी कि इजराइल या तो अमेरिका, दोनों में से कोई जो है इसके पावर ग्रिड को उड़ाएगा। और यह खबर इसको लगी तो इसके बाद इसने सुनाया कि अगर मेरे पावर ग्रिड को उड़ाया गया तो ईरान पूरे क्षेत्र में बिजली की ग्रिड को ठप कर देगा और यह उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। कुछ ही मिनटों में जो है वो बिजली पूरी गुल हो सकती है। साथियों, आधुनिक देशों में जो विद्युत प्रणाली है यह आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन यह अत्यधिक जो है यह और ज्यादा जो है यह संवेदनशील होती हैं। साथियों, बिजली संयंत्र जो सब स्टेशन होते हैं और जो ग्रिड नियंत्रण प्रणाली होती है उसको निशाना बनाकर हमलावर पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को जो है कि बंद कर देगा। और इस समय आप समझ सकते हैं कि बिजली हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है। आप सभी को पता है, जैसे ही यहाँ पर आपने देखा था कि जो इन लोगों का डिसाइक्लेस, जो यहाँ पर पानी शुद्ध करने वाला जो संयंत्र प्लांट लगा हुआ था, उन सभी को ईरान ने हमला करके खत्म कर दिया था। जिसके बाद अब ये कह रहा है कि हम इन देशों के ऊपर, जितना भी ये देश है यहाँ पर, इजराइल वगैरह सबके जो है पावर ग्रिड को ही उड़ा देंगे। ईरान स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो है कि बहुत अच्छी यहाँ पर चल रहा है। साथियों, आपको बता दें कि चेतावनी यहाँ पर जारी क्यों की गई है, तो यहाँ पर एक खबर निकल कर आई थी कि अमेरिकी सेना ईरान के पावर ग्रिड को खत्म करने वाली है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में जो विद्युत अवसंरचना है यह प्राथमिक रणनीतिक लक्ष्य है, क्योंकि ऊर्जा प्रदान करती है कि आपके जो फौजी बेस कैंप है वहां पर आपकी मिसाइल प्रणाली पूरा इसी से रन होती है। रडार और जो हवाई सुरक्षा है वो आप इसी के माध्यम से करेंगे। जो नेटवर्क है, संचार नेटवर्क है, परिवहन प्रणाली है और जो औद्योगिक उत्पादन है, आप देखिए आज आपके, अगर आप आसपास अपने घूम कर देखें तो कितनी ऐसी कम चीजें हैं जो बिना बिजली के चलती होंगी। कहीं ना कहीं उनमें बिजली का इस्तेमाल जरूर होता होगा और युद्ध वाले क्षेत्र में तो अधिकतम चीजें आप बिना बिजली के रडार नहीं चला पाएंगे, आप बिना बिजली के कुछ उद्योग में नहीं कर पाएंगे। सोचिए, पूरा अंधेरा हो जाएगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका पावर ग्रिड ठप हो गया
तो आप सबके पास तो अब पूरा मान लीजिए दूरी से दूरी तक कम्युनिकेट करना है तो सैटेलाइट फोन का तो यूज होगा नहीं इतना जल्दी, और वो इतना एक्यूरेट भी नहीं है, तो इसके वजह से वो लोग कॉल करके करते हैं तो पूरा वो ध्वस्त हो जाएगा। साथियों, यदि कोई देश अपने विद्युतीय ग्रिड को खो देता है तो वो सैन्य कमान उसकी ध्वस्त हो गई, हथियार जो प्रणालियां हैं वो यहाँ पर खराब हो जाएंगी, और जो उनका रसद है वो टूट जाएगा, जो रसद कनेक्शन है। ईरान को डर है कि अमेरिका या फिर इजराइल ईरान के बिजली ग्रिड को नष्ट करने की, ईरानी राज्य को पुंग बनाने की कोशिश जो है कि ये यहाँ पर कर सकता है। ईरान सोचिए इस चीज के लिए पहले से ही तैयार है। अब ये कर क्या रहा है कि ये क्षेत्रीय ब्लैकआउट जो है इसके प्रति सबसे संवेदनशील जो देश हैं उनमें अगर देखें तो ये खाड़ी राज्य हैं। अगर ईरान इस रणनीति को अपना लेता है तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होंगे वो खाड़ी के देश होंगे। ये देश केंद्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर काफी हद तक निर्भर है, यानी कि इनके यहाँ जो है एक ही जगह से सब जगह बिजली पहुंचाई जाती है, यानी कि हर जगह अलग अलग जगह पे पावर प्लांट नहीं है, एक ही जगह बिजली बनती है और उसी एक जगह से जो है वो ज्यादा जो है कि पूरे जगहों पर यहाँ पर सप्लाई की जाती है। साथियों, जिसमें कि जो संभावित लक्ष्य हो सकते हैं सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर जो है कि यहाँ पर ये सब टारगेट किए जा सकते हैं। इन देशों की जो बिजली से चलने वाले बड़े बड़े खारे पानी, मीठा पानी करने वाले संयंत्र हैं, बिजली के बिना पानी की आपूर्ति भी जो है कि यहाँ पर ठप हो जाएगी। यानी कि एक तो इन लोग को पानी भी ऐसे नहीं मिलने वाला है और इसके बाद जो है कि सारी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। बात करें इजराइल की तो इजराइल का विद्युत नेटवर्क अत्यधिक उन्नत है, लेकिन यह साथ ही साथ केंद्रीकृत है। इजराइल एडवांस तो है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है कि वो सारे उसके जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह हैं और एक ही जगह से वो सभी जगह सप्लाई करता है। इसके जो प्रमुख लक्ष्य हैं उसमें शामिल है जो तेल अवीव का जो उसके पास जो बिजली संयंत्र है जहां पर बिजली बनाई जाती है वो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रिड नियंत्रण प्रणाली जो है उसको टारगेट किया जा सकता है, और भूमध्य सागर में गैस जो प्लेटफॉर्म है उसको ईरान यहाँ पर उड़ा देगा। साथियों, अब इस खतरे की रणनीतिक उद्देश्यों की बात करें तो देखिए यहाँ पर ईरान का बयान मुख्यतः जो है वो मनोवैज्ञानिक रणनीतिक के रूप में है। ईरान दबाव बनाना चाहता है अमेरिका के ऊपर कि इन देशों को धमका कर, सीधे सीधे कहें तो क्यों, क्योंकि देखिए पहला है कि यह निवारण है। ईरान अमेरिका को अपने बुनियादी ढांचों पर हमला करने से रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरा है स्थिति को बिगड़ने की यह चेतावनी दे रहा है, यह कह रहा है कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला किया तो हम जो है बिना किसी भी हिचकिचाहट के जो पूरा मध्य पूर्व है यहाँ पर जो है युद्ध फैल जाएगा और हम अन्य जगह पर जो है कि यहाँ पर हमला करेंगे। वहीं आर्थिक दबाव, ऊर्जा प्रणालियों के खतरे में डालकर ईरान दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि यह संघर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति को भी बाधित कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर युद्ध और ज्यादा बढ़ता है तो सोचिए $200 प्रति बैरल जो है यहाँ पर क्रूड ऑयल की कीमत पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि जो अन्य देश हैं वो इसके ऊपर दबाव बनाए, क्योंकि सोचिए भारत में इस समय कितनी किल्लत है। यहाँ पर ये स्थिति है, फिलहाल मैं पटना में हूँ और यहाँ पर ये स्थिति है कि स्टूडेंट्स को गैस भराने तक के लिए जो है गैस नहीं मिल रही है। दाम अगर कहीं मतलब मुश्किल से मिल भी रही है तो दाम कितना है, 400 रुपए केजी। और आपको बता दें कि जो सरकारें कह रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो मतलब केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तो ये लोग ये कह रही हैं कि क्या कहते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं कि यह जो है सारी चीजें भ्रामक रूप से फैलाई जा रही हैं कि गैस की किल्लत है। आपको हम बता दें अगर स्टूडेंट्स की बात, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास कनेक्शन वाला सिलेंडर होगा। हाँ, मानते हैं कि यहाँ पर घरेलू गैसों की किल्लत नहीं होगी क्योंकि उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट है उसके पास तो कनेक्शन होगा नहीं। सबके पास 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर वाला गैस का छोटा छोटा स्टोव होता है जिसके मदद से वो लोग अपना खाना बनाते हैं महीने का, और वो यहाँ पर मिल नहीं रहा है। अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब साथियों बात करें तो अब इन सारी चीजों का असर भारत के लोग दबाव बनाएंगे भारत सरकार पर, भारत सरकार दबाव बनाएगी, भारत सरकार जैसे अन्य जो देश हैं, भारत जैसे देश, वो दबाव बनाएंगे फिर जो है अमेरिका के ऊपर। अब इसी बीच इनका नया स्पीच निकल कर आता है। यह वही हैं जो खamenei के बेटे हैं जिनको सर्वोपरि
जो वहां का सर्वोत्तम नेता है ईरान का, वो यहाँ पर चुना गया है। इनका पहला जो है वो निकल कर आया स्पीच, जिसमें इन्होंने पहले ही ईरान जो नए सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने हुर्मुज को मेंशन किया, जो हुर्मुज स्ट्रेट है, और वार्निंग दी कि वो पहले जो है कि इस चीज को ध्यान दे रहे हैं, हुर्मुज स्ट्रेट को यहाँ पर ये देख रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो दो ही बातें थी, जिनमें पहला था कि हुर्मुज जो स्ट्रेट है इसको, इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मनों के खिलाफ दबाव बनाने के लिए उपकरण के रूप में जो ये हुर्मुज स्ट्रेट है, इसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, और ईरान ने ऐसा संकेत दिया कि जो यह स्ट्रेट है इससे तेल की ढुलाई प्रतिबंधित या फिर अवरोध हो सकती है ईरान के हमले होने के बाद, या फिर यह बंद भी जो है कि हो सकती है, यहाँ पर ईरान हमला भी कर सकता है या फिर इसको बंद भी कर सकता है। साथियों, युद्ध में इस स्ट्रेट का उपयोग आर्थिक लाभ उठाने के लिए भी जो है कि यहाँ पर किया जा सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक ऊर्जा बाजार हैं उनके लिए एक प्रत्यक्ष चेतावनी के रूप में जो है कि इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है अभी हमारे देश एक आ रहा था, जो था क्या कहते हैं, वो कार्गो शिप था और उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार दिया गया। उस पर ईरान ने हमला कर दिया, जिसमें 23 लोग सवार थे, जिसमें से 20 को तो ओमान ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन बाकी 3 लोग जो है कि अभी भी लापता हैं। अब बात करें क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को बंद करना। दूसरा इन्होंने कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी अमेरिकी ठिकाने हैं यहाँ पर उन सबको बंद कर दिया जाए। अगर आप देखें तो इतने सारे अमेरिका के बेस हैं जो मिडिल ईस्ट में जितने भी यहाँ पर हैं, उन सबको इन्होंने कहा है कि जब तक वो बंद नहीं होंगे तब तक यहाँ पर दिक्कत होती रहेगी। और वो चाहता है, जैसे अगर आप यूएई के पास देखें तो जो यहाँ पर डाफरा एयर बेस है, तो इन सभी बेसेस को जो है कि ये बंद करने के लिए यहाँ पर बात कहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में जो मुश्ताब है खamenei है, जो उनके बेटे हैं, जो अली खamenei जो मारे गए उनके, तो इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे इसको चालू रहते हैं तो ईरान इन्हें वैध सैन्य लक्ष्य जो है कि मान सकता है, और यह खतरा फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व स्थित अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को लक्षित करता है। इससे ईरान दो काम करता है। पहला तो ये मान लीजिए कि यूएई के अंदर यहाँ पर अमेरिका का मतलब बेस बना हुआ है, तो पहले तो ये सीधे सीधे कह रहा है कि आप लोग अपना बेस बंद कर दीजिए अमेरिका को। तो अगर अमेरिका बेस नहीं बंद करेगा, अमेरिका ने सोचा क्या था पहले इस युद्ध के कि ज्यादा से ज्यादा अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो इन बेसिस पर रिटेलिएट करेगा, ना कि यूएई पर रिटेलिएट करेगा। यूएई पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि यूएई से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी अमेरिका से है, तो वो अमेरिकी बेसिस को जो है कि टारगेट करेगा। लेकिन ईरान ने यहाँ पर किया क्या, इसने यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, बाकी जो ओमान हो गया, कुवैत हो गया, इन सारे देशों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया कि आप क्या। तो इससे एक तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बन रहा है, दूसरा जो है कि इसके ऊपर प्रेशर ये बन रहा है कि ये देश कह रहे होंगे कि आप तो हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो खतरा वो ये है कि इन देशों के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि अगर हम इनको शरण देकर रखते हैं, अगर इनका बेस हमारे क्षेत्र में रहता है तो ईरान हमारे ऊपर जो है कि हमला करेगा, इसलिए ये दबाव बनाएंगे कि आप जो है इसको बंद करिए। तो इस तरीके का ये दबाव बना रहे हैं। साथियों, बात करें तो ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों का विरोध क्यों कर रहा है या फिर क्यों करता है, तो देखिए, ईरान अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को अपनी सुरक्षा और शासन के अस्तित्व के लिए एक रणनीतिक खतरा मानता है, या मानता है कि यह हमारे लिए खराब है। जैसे कि यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट क्यों हुआ था, रशिया और यूक्रेन वाला, तो उसमें भी यही था कि नाटो में शामिल हो रहा था यूक्रेन, और रशिया का कहना था कि अगर तुम नाटो में शामिल होते हो तो नाटो सेना मेरे बगल में आ जाएगी और यह हमारे लिए जो है खतरा पैदा कर देगी। इसके वजह से उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। उसी तरीके से ईरान का कहना है कि अगर ये हमारे आसपास में इनका बेस है तो ये फिर जो है कि हमारे लिए खतरा है। ऐतिहासिक अगर कारण देखें तो यह शत्रुता बहुत पहले से जो है चली आ रही है, जिसमें ईरान का क्रांति का जिक्र है जो 1979 से अगर पहले का देखें तो शाह का जब शासन काल था
तो ये लोग अमेरिका के बहुत इन्फ्लुएंस में थे, जो वेस्टर्न कल्चर था उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा था और ये लोग उसको अपना रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्रांति होती है और ईरान एक पश्चिम विरोधी इस्लाम गणराज्य जो है कि यहाँ पर बनकर निकलता है। तब से अमेरिका ने ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ मजबूत सैन्य गठबंधन जो है वो यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब बात करें कि पहला संदेश राजनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए यह भाषण जो मुज्तबा खamenei है, इनके नेतृत्व शैली को परिभाषित करता है, मुख्य संकेत देता है कि अमेरिका के खिलाफ इनका भी रुख कड़ा है। साथ ही ईरान की पश्चिमी विरोधी विचारधारा जो है वो जारी रहेगी और आक्रामक क्षेत्रीय रवैया जो है ये प्रदर्शित करते हैं। साथ ही सैन्य प्रतिरोध पर ध्यान जो है कि ये केंद्रित किए हुए हैं। इनके इस भाषण से ये चार चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती हैं। साथियों, इसका उद्देश्य है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद ईरानी समाज को एकजुट करना भी था, यानी कि ये चाहते थे कि इस तरीके का जब इनका लीडर निकल कर आएगा तो जो ईरान के लोग हैं वो इनके साथ मिलेंगे। साथियों, अगर आप देखें तो ईरान बिग वार्निंग टू ट्रंप वॉन्ट लीव you until you admit mistake and pay the price for starting war। यहाँ पर कल ईरान ने जो है वो यह भी कहा था कि हमारी 3 मांगे हैं, जो कि अगर आप मान लेते हैं तो ये युद्ध समाप्त किया जा सकता है। उसी बेसिस पर जो है युद्ध समाप्त होगा, जिसमें उसने बताया। और उसमें एक यह महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका हमसे माफी मांगे, साथ में हमारा जितना नुकसान हुआ है वो भरपाई करे। पहली मांग थी कि ईरान जो है, अमेरिका जो है वो ईरान से जितना उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे युद्ध के वजह से। दूसरी मांग इनकी ये थी कि ये लोग हमसे माफी मांगे, डोनाल्ड ट्रंप ईरान से माफी मांगे। और तीसरी शर्त यह थी कि यह सुनिश्चित करें कि अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, तब जाकर यह युद्ध जो है कि खत्म होगा। लेकिन आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं। अगर वो किसी चीज को चाहे और वो चीज उनको न मिले तो वो फिर किसी भी देश के राष्ट्रपति तक को उठा सकते हैं। तो फिर सोचिए कि यहाँ पर तो उनको झुकने का बात कर रहा है। अब भारत ने अमेरिका को क्रेडिट नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं मिला कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान का युद्ध अमेरिका ने रुकवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया, उसके वजह से हमको क्या क्या झेलना पड़ा था। सोचिए, इस व्यक्ति ने तो, ईरान ने तो जो है कहा है कि जो अमेरिका है वो माफी मांगे, साथ ही ईरान में हुए जितने भी नुकसान है उसकी भरपाई करे। तो आपको तो यह स्पष्ट रूप से लग ही जाना चाहिए कि अमेरिका तो ऐसा नहीं करने वाला है और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कभी करने वाले नहीं है। इन सभी चीजों से यही साफ होता है कि यह जो है वो वार को और बढ़ाना दिखाई दे रहा है, कि वार और बढ़ते हुए ही यहाँ पर दिख रहा है। अब साथियों, इसी बीच भारत ने देखा कि सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं और भारत में भी जिस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, इन सारी चीजों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं ईरान के, जो डॉक्टर मसूद पेजेशकियान करके हैं, माफ करिएगा मैं प्रोनाउंस अच्छे से इनका नाम नहीं कर पा रहा हूं, तो समझिए कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इनसे बात किया और कुछ जो है कि संवेदनाएं व्यक्त की, सारी चीजें बताई, यहाँ पर मानवीय चिंताएं इन्होंने व्यक्त की। भारत ने जोर दिया कि जो सैन्य टकराव है जारी रहने से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध बढ़ सकता है। मतलब वही जो है डायलॉग, पीस, ये सारी बातें की कि शांति से बात करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है कि ये यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि देखिए, भारत के ज्यादा जो लोग हैं वो ईरान में तो नहीं रहते हैं, लेकिन जो ईरान के अगल बगल के देश हैं वहां पर भारतीय लोग बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। चाहे वो यूएई हो गया, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इन सारे देशों पर भारत की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। भारतीयों की आबादी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। साथियों, अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो लगभग 9 मिलियन से अधिक भारतीय यहाँ पर गल्फ रीजन में रहते हैं। अगर यूएई में आप देखें तो लगभग 3.5 मिलियन से ज्यादा भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब में लगभग 2.6 मिलियन, वहीं कुवैत में भी लगभग 1 मिलियन के पास जो है कि यहाँ पर रहते हैं। कतर और ओमान में भी 7 लाख से ऊपर जो है कि भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर भारत ने इनके राष्ट्रपति से बात की, संवेदनाएं व्यक्त की और सारी चीजें जो है कि यहाँ पर की। साथ ही यहाँ पर जो आपको इसकी महत्वता इससे समझनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हुआ है, इसके वजह से भारत का जो
है आप समझिए कि जो भारत तेल कच्चा तेल मंगाता है उसका 85% जो हिस्सा है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। वहीं प्राकृतिक गैसों की बात करें तो लगभग 50% हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और ईरान ने इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है कि यहाँ पर मतलब बाधा पैदा कर दी है कि इससे जो भी होकर गुजरेगा तो वो उस पर ब्लास्ट करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जहाजों के आवागमन पर किसी भी प्रकार की बाधा से यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई का शॉर्टेज हो सकता है और भारत में यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। साथियों इसलिए मोदी ने निर्बाध ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के महत्व पर यहाँ पर जोर दिया और यहाँ पर इनसे जो है कि बातें की। साथियों ईरान अलाउ किया, यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई कि ये सारी चीजें जब हो रही थी तो भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री और वहां की जो सरकार है उससे बात किया और जिसके बाद से ऐसा खबर निकल कर आया कि उन्होंने भारतीय झंडों के साथ जो आने वाले शिप हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उनको पास होने देंगे, उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ऐसी जो है कि न्यूज यहाँ पर निकल कर आई। बाकी जो सच्चाई है वो सभी लोगों के सामने है, सबको पता भी है, जो भी है वो आगे चल के धीरे धीरे पता चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से बता पाया जो भी चीजें थी। तो साथियों अगर चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, अपनी कमेंट राय जरूर रखिएगा। स्टूडेंट हैं तो आपकी क्या समस्या है उसको कमेंट जरूर करिएगा। भले ही चैनल या फिर पेज छोटा है लेकिन आपका एक कमेंट जो आप कमेंट करते हैं वो काउंट होता है और वो ऐसा एल्गोरिथम है कि वो यहाँ पर काउंट किया जाता है। वो एल्गोरिथम आप छोटी सी जगह पर भी पोस्ट करते हैं तो वो काउंट हो जाता है कि हाँ इस कीवर्ड का अगर आपने गैस की दिक्कत के लिए कुछ भी यहाँ पर जैसे कमेंट किया है, मान लीजिए कि गैस क्राइसिस अगर आप ये कमेंट करते हैं तो वो पूरे अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जो पूरा फेसबुक का एल्गोरिथम है वो इन पूरे टैग को जो है कि वो काउंट करेगा कितनी बार जो है कि लिखा गया है, जिसके वजह से ये चीज यहाँ पर ट्रेंडिंग में जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की जो भी समस्या है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट रख करिएगा। गैस की अगर दिक्कत है, जिस भी चीज की दिक्कत है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।